वेलकम बैक। अब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के तीसरे स्टेप के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब जो है आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी समझने के लिए ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी होता क्या है? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी होता है कि आपने वर्कआउट को एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपने एक वर्कआउट के प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट किया, दैट इज ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक हफ्ते की प्रोग्रामिंग होती है। एक हफ्ते के अंदर आपने कितनी बार ट्रेनिंग किया है, दैट इज द ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट प्रोग्राम। क्लियर? देखिए, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं कितनी बार हफ्ते में ट्रेनिंग करूंगा, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कंसेप्ट्स हैं। एक होता है जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कि प्रोग्राम कहता है मेरे को कितनी बार ट्रेनिंग करनी चाहिए। ओके। दूसरा फैक्टर होता है कि मेरी ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, मैं कितना, मतलब मैं अभी अगर मान लीजिए बिगिनर हूँ या मैं एलीट हूँ, मैं इंटरमीडिएट हूँ, मेरा लेवल क्या है, मैं कितनी बार कर सकता हूँ, यानी ट्रेनिंग स्टेटस क्या है मेरा। दूसरा है मेरा स्पोर्ट्स सीजन क्या है, यानी मैं ऑन सीजन हूँ, ऑफ सीजन हूँ, इन सीजन हूँ, पोस्ट सीजन हूँ, यानी मेरा सीजन क्या है। ट्रेनिंग लोड और एक्सरसाइज टाइप, मेरे ट्रेनिंग के प्रोग्रामिंग के अंदर किस टाइप के एक्सरसाइजेस हैं और मैं कितने इंटेंसिटी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और लास्ट अगर हम लोग देखने जाए तो वो है अदर ट्रेनिंग फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी ओवरऑल मेरी लाइफ कैसी है, वेदर देयर इज ह्यूज वर्क या ह्यूज हेडेक इन माय डे टू डे की जो लाइफ है उसमें मेरा काफ़ी हेक्टिक रहता है, मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी लाइफस्टाइल का फैक्टर क्या है, यानी ये अदर कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो ओवरऑल हम दो फैक्टर देखेंगे। एक फैक्टर कहता है कि आपको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कितना करना चाहिए, और दूसरा कहता है आपके ऑन गोइंग फैक्टर्स के ऊपर, यानी आपके करंट सिनेरियो क्या है, आप करंटली कौन से लेवल पे हैं, आपका स्पोर्ट्स सीजन क्या है, आपका इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, और आपके अदर फैक्टर्स क्या हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें ट्रेनिंग स्टेटस के बारे में, हमारे पास 3 स्टेटस थे, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एलीट, है ना। बिगिनर मैंने पहले ही बोला था कि ट्रेनिंग स्टेटस टोटली डिपेंड करता है कि उस प्रोग्राम को करते हुए उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या उसने पहले कभी इस तरीके के प्रोग्राम्स को फॉलो किया है या नहीं, यही उसका स्टेटस बताता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वेदर ही इज ट्रेनिंग फॉर पास्ट 5 years, ओके, बट इफ ही इज नॉट डन दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम देन ही इज अ बिगिनर फॉर मी। तो हम क्या देखेंगे कि जो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पर वीक हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को पर वीक हम लोग फॉर अ बिगिनर 2 से, यानी अगर मैं यहाँ पर अगर राइट डाउन करूँ, अगर एक बिगिनर है तो वो लगभग 2 से 3 दिन रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट है, अगर एक इंटरमीडिएट है वो 3 से 4 बार कर सकता है, और अगर एक एडवांस लेवल का कैंडिडेट है तो वो लगभग 4 से 7 बार कर सकता है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम 2 डेज से लेकर मैक्सिमम एवरी डे हो सकता है ना। बट यहाँ पर हम लोग ये जरूर देखते हैं कि अगर हम लोग डेली, हम लोग अगर ये वाला देखते हैं एडवांस के अंदर, अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर डेली वर्कआउट कर रहे हैं, खासकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे रिकवरी में डिले हो जाए, या रिकवरी के आइडल प्लॉट्स को या आइडल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग शायद डिनाई कर दें, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से रिकवर ना हो जाए, रिकवर ना हो पाए और ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम डेवलप करे। इसीलिए कई बार एडवांस लेवल जो एथलीट्स होते हैं ये स्प्लिट रूटीन को फॉलो करते हैं। स्प्लिट रूटीन जो होती है कई बार हम लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी फॉलो करते हैं, स्प्लिट रूटीन एडवांस लेवल ऑफ वेट लिफ्टिंग के अंदर भी फॉलो किया जा सकता है। स्प्लिट्स का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड क्या करते हैं हम लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर डिविजन हैं, जिसको हम लोग इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि स्प्लिट रूटीन क्या है।
अगर मैं स्पेशली स्प्लिट रूटीन के बारे में बात करने जाऊं, देखिए स्प्लिट्स दो तीन तरीके से हो सकता है, पुश और पुश एंड पुल रूटीन, यानी एक दिन पुश करूंगा एक दिन पुल करूंगा, ठीक है, या अपर बॉडी लोअर बॉडी रूटीन, अपर बॉडी लोअर बॉडी एंड लोअर बॉडी, यानी ये स्प्लिट कर दिया, यानी rather than training the whole body, I am today doing only push type of training, whether it is push press, chest press, overhead press, squat, which means all the work is pushing, clear? Pulling training like deadlift pulling, bent over rowing, pull-ups, bicep curl, all these are pulling trainings. You have to pull something. So you can do a split of push pull or upper body lower body, or one more important factor is basically dividing the whole body, whole particular the body into particular muscular sections to give stress. Like if I draw a total body, so we can find that front torso है ना, rear torso, upper limbs, lower limbs, है ना, अलग अलग पार्ट है। तो हम क्या देख सकते हैं कि फ्रंट टॉर्सो के अंदर हमारे पास स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि मैं हो सकता है कि चेस्ट के मसल्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैक प्लस ट्राइसेप प्लस एब्डोमिनल कर दूं, देन मैं ट्रेपेजियस प्लस लैट्स प्लस ऑब्लिक्स कर दूं, फिर मैं शोल्डर्स प्लस आर्म्स कर दूं प्लस रैप्स कर दूं, लेग्स के सारे मसल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अल्टरनेट कर सकते हैं। इसका देखिए इसका फायदा क्या होता है स्प्लिट करने का, यानी स्प्लिट के डिजाइन आप लोग खुद बना सकते हैं, आपको खाली उसका फ्लो समझना होता है कि मैं किस तरीके से मसल्स को कंबाइन कर रहा हूँ। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स के मेन मूवर और सेकेंडरी मूवर या सिनर्जिस्ट होता है, सेकेंडरी मूवर होता है ना। मैं सेकेंडरी मूवर को कंबाइन कर सकता हूँ अपने असिस्टेंट एक्सरसाइजेस में जो उनके मेन मूवर्स की तरह बन जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि स्प्लिट्स के अंदर कौन से मसल्स इन्वॉल्व करें, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। आप वीक मसल को इन्वॉल्व ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलर पार्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो स्प्लिट एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बट हमेशा याद रखिए कि स्प्लिट्स जो होती हैं, यानी आप जब भी आप स्प्लिट ट्रेनिंग करते हैं, स्प्लिट ट्रेनिंग ज़्यादातर एडवांस टाइप ऑफ एथलीट्स के साथ करने का ज़्यादा फायदेमंद रहता है, बिगिनर्स के साथ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और उनके अंदर रिकवरी उस तरीके से प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली स्प्लिट्स तभी करिए जब आपके पास हायर रिकवरी जोन्स हों। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि जब हम ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे लिए ट्रेनिंग स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स सीजन्स के बारे में। हमारे पास स्पोर्ट्स सीजन ज़्यादातर हम लोग 3 सीजन्स के बारे में बात करते हैं यहाँ, ठीक है। एक है प्री सीजन, एक है इन सीजन, एक है पोस्ट सीजन। ओके, प्री सीजन, इन सीजन, पोस्ट सीजन। देखिए पोस्ट सीजन के अंदर इंडोर ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है। ओके, इंडोर ट्रेनिंग खासकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, है ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है। प्री सीजन के अंदर ये मॉडरेट टू लो हो सकता है। यानी हम क्या बात करें, पोस्ट सीजन के अंदर हम लोग लगभग 4 से लेकर 7 सेशंस कर सकते हैं।
ठीक है, जबकि प्री सीजन में ये लगभग 2 से 3 आ जाएंगे। यहीं पर हम क्या देखते हैं कि इन सीजन के अंदर ये नियर अबाउट 1 से 2 आ जाएगा, यानी इन सीजन के अंदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वेरी लो होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था फिटनेस फटीग पैलेडिज्म। फिटनेस फटीग पैलेडिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फिटनेस और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप क्या है ना। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो उसका हमारा क्या दिखता है, रेसिडुअल इफेक्ट दिखता है, बॉडी के अंदर पेन, रेजिस्टेंस वगैरह पेन रहता है, ठीक है, डूम्स रहते हैं। और इन डूम्स के कारण जब हमारा इन सीजन के अंदर अगर डूम्स कंटिन्यू किया तो फिर हम लोग जब हम लोग परफॉर्मेंस के लिए जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हमें एक नेगेटिव फैक्टर मिलेगा, हमारा बॉडी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब इन सीजन है तब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को बहुत कम कर दिया जाता है, सो दैट कि उनका रेसिडुअल इंपैक्ट ना पड़े, है ना। इसीलिए इसको लगभग 1 से 2 सेशंस पर वीक कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने सीजन्स के बारे में बात की, जिसके अंदर हम लोगों ने सेशंस की काउंटिंग देखी, जिसमें हमने देखा कि प्री का हाई, पोस्ट का हाई, प्री का मीडियम एंड आपका इन का लो, ठीक है। इसके बाद है ट्रेनिंग लोड एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज टाइप्स। ट्रेनिंग लोड एंड एक्सरसाइज टाइप, अब हमें ये देखना है कि ट्रेनिंग लोड यानी ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी जितना होगा, जितना ज्यादा इंटेंस होगा, है ना, उसको रिकवर करने में उतना ज्यादा टाइम, है ना। यानी हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी में हमारा क्या आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग। देन हम लोग देखते हैं मॉडरेट ट्रेनिंग, ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी। इसके अंदर हमारे ज्यादा हाइपरट्रॉफिकल प्रोग्राम आते हैं। अब उसके बाद आता है हैवी वेट ट्रेनिंग, है ना, जिसके अंदर हमारा सारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आता है। यानी देखिए इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर रिकवरी जो है, रिकवरी जल्दी हो जाती है ना। मॉडरेट टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में रिकवरी में थोड़ा सा मॉडरेट टाइम लगता है और हैवी इंटेंसिटी में ज्यादा लगता है। अगर हम लोग देखें, यानी अगर हम लो इंटेंसिटी के अंदर एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं कम से कम 5 से 7, ओके, 5 से 7 सेशंस पर वीक आप इंटेंसिटी का, लो इंटेंसिटी के कारण आप 5 से 7 सेशंस पर वीक ले सकते हैं। अगर आप हाइपरट्रॉफिकल प्रोग्राम चला रहे हैं मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ, तो आप लोग कम से कम 4 से 5 सेशंस वीक में ले सकते हैं। और अगर हम हैवी सेशंस चला रहे हैं तो आपको कितना, लगभग 1 से लेकर 3 सेशंस, ज्यादा से ज्यादा 3 सेशंस आप पर वीक ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रेनिंग लोड को बताता है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर जो मैंने बात करी थी, एक्सरसाइज टाइप। अब आपको ये देखना है कि एक्सरसाइज टाइप्स अगर हम बात करें, हमने क्या देखा था कि ऐसे ट्रेनिंग जिसके अंदर इसेंट्रिक कंपोनेंट ज्यादा है, उसको रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है ना। तो अगर हमारे वर्कआउट के अंदर इसेंट्रिक फैक्टर ज्यादा है तो हमारे लिए रिकवरी होने में ज्यादा टाइम लगेगी। तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि आप किस तरीके के एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि लोअर बॉडी धीरे रिकवर करती है कंपैरेटिवली अपर बॉडी में। तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी में हमने क्या देखा कि अपर बॉडी की जो रिकवरी है वो फास्ट है कंपैरेटिवली दैट ऑफ द लोअर बॉडी। सो दैट तो हमने क्या देखेंगे कि हमारे प्रोग्रामिंग के फ्रीक्वेंसी के अंदर इस बात का भी हम लोग ध्यान रखें कि हम लोअर बॉडी के अंदर हमें ज्यादा टाइम लगता है रिकवर करने में। क्लियर? तो एक्सरसाइज लोड एंड एक्सरसाइज टाइप्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट इज अदर ट्रेनिंग फैक्टर्स। अदर ट्रेनिंग फैक्टर्स क्या क्या है? लाइक लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई उसका कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी मे बी उसका जो एथलीट है उसका
एरोबिक ट्रेनिंग और एनारोबिक ट्रेनिंग दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है, या फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग और एनारोबिक ट्रेनिंग आपका साथ में चल रहा है, या उसका गेम और उसका रेजिस्टेंस इंडोर ट्रेनिंग साथ में चल रहा है, या उसका एक हैक्टिक लाइफस्टाइल है। यानी इसके अंदर हम फैक्टर्स देखते हैं। हम लोगों को देखिए इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशंस क्या रहेगी इसके लिए? इसके लिए सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशन ये रहेगी कि व्हेनेवर यू आर प्रोग्रामिंग जो स्मार्ट गोल हमने बात करी थी, है ना, स्मार्ट गोल को मेजर करते हुए, स्मार्ट गोल को समझते हुए प्रोग्राम को बनाना चाहिए। यानी जब आप देख रहे हो कि हाई इंटेंस है या उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसको प्रोग्रामिंग के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है, नहीं देनी है, इस लाइफस्टाइल सेक्शन को एक इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिए। इसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी बढ़ती है। प्रोग्राम एक वही सक्सेसफुल हो सकता है जो कंटिन्यू किया जाए। यानी आप कुछ दिनों के प्रोग्राम से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप वो जो प्रोग्राम सस्टेन नहीं करता है ना, उस प्रोग्राम की कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं बढ़ती है। वो प्रोग्राम सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे देगा, है ना, वो सस्टेनेबल रिजल्ट्स कैसे देगा? ठीक है, तो सस्टेन करने के लिए आप उसके लाइफस्टाइल को जरूर एक्सेस कीजिए। उसके लाइफस्टाइल का डिटेल आपके पास होना चाहिए। वो किस तरीके से उसके स्पोर्ट्स सीजन का डिटेल आपके पास होना चाहिए, उसके गेम खेलने का डिटेल आपके पास होना चाहिए, है ना, ताकि आप उसको एक बेहतरीन तरीके से फ्रीक्वेंसी दे सके, जिसके अंदर या अपने प्रोग्रामिंग के अंदर उसको कितनी बार रिपीट करनी है ट्रेनिंग का, इसके फैक्टर को आप समझ सके। होप सो अभी तक आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज ऑर्डर। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स गाइस।